दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस को। तो वहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी कि किस तरह से ई मैक्सिमम और ई मिनिमम होने की वजह से इस टर्म का क्या मीनिंग है कि यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक होने की वजह से, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस सिमेट्रिक रहे, यानी कि स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक ई की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। इसकी वैल्यू एक्स के साथ क्या करती है, रेसिप्रोकल होती है, यानी कि एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा ई की वैल्यू कम होती जाती है और इससे क्या पैदा होता है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस पैदा होता है। तो इसको आज हम पहले कर्व के थ्रू समझेंगे कि कैसा आता है और कैसा आना चाहिए, फिर इसके हम सॉल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल है उनकी बात करेंगे। और उन्हीं सॉल्यूशंस में एक टॉपिक आएगा आपके, जो आपके एग्जाम्स के सिलेबस में भी होता है, ग्रेडिंग ऑफ केबल। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाई वन। लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका इस तरह का, हमने एक डायग्राम बनाया था और हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। किसके लिए, ई के लिए। तो ई के लिए जो हमारे पास दो फॉर्मूले आए थे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, सपोज एक तो है वी अपॉन एक्स लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। एक फॉर्मूला है क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ई की दो वैल्यूज़ हैं। मैक्सिमम कब होती है, जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो, स्मॉल आर हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और स्मॉल आर लिख देंगे यहाँ पे एक्स की जगह। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो, कैपिटल आर हो, यानी कि क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं वी बाई एक्स, किसी के यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में यूज़ होंगे, ये फॉर्मूले जितने भी हैं, ये रिलेशन जितने भी हैं, ये यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू पाई नॉट टू पाई, यहाँ पे आएगा आपका वी की फॉर्म में जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या आ जाएगा, आर लॉग ई बेस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। और एक फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा वी अपॉन कैपिटल आर लॉग ई बेस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यानी कि हमने मैक्सिमम के लिए एक्स की वैल्यू स्मॉल आर पुट कर दी है दोनों फॉर्मूलेज में, और मिनिमम के लिए एक्स की वैल्यू हमने कैपिटल आर पुट कर दी है, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मिल गए। अब इसको एक अगर कर्व की तरह अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। ये आपके पास सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं आर है, और ये आपका क्या है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, टोटल रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है आपकी केबल की, जो आप सॉरी केबल के अंदर जो कंडक्टर है उसकी रेडियस है। तो स्मॉल आर पे हमने देखा ई की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल आर पे ई की वैल्यू होती है ई मैक्सिमम, और कैपिटल आर पे क्या होती है, ई की वैल्यू ई मिनिमम होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल आर तक जाते जाते इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ई मिनिमम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ई मिनिमम आएगी। और स्मॉल आर पे जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई मैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे होती है, रेसिप्रोकल होती है, यानी कि इस तरह से कम हो जाती है, ये एक रिलेशन आएगा इसका। तो ये प्रैक्टिकल केबल में इस तरह का रिलेशन होता है, हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल केबल। प्रैक्टिकल केबल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं यूज़ किया, यानी कि विदाउट ग्रेडिंग बोल सकते हैं हम, जो आगे के सॉल्यूशन में आएगा ग्रेडिंग, वो यहाँ पर यूज़ नहीं की गई है। ठीक है, और अगर हम बोलें कि आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली मतलब कि पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल आर से कैपिटल आर तक क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। सेम होने पे कोई वोल्टेज ग्रेडियंट पैदा नहीं होता, कोई आपका जो है वोल्टेज स्ट्रेस भी पैदा नहीं होता। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, इस तरह से यहाँ पे सेम आना चाहिए था। तो इसको हम क्या बोल दे देंगे, आइडियल रिलेशन बोल देंगे। तो इसको अचीव करना तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, अभी क्लियर कर देता हूँ, इसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे हम कुछ सुधार कर सकते हैं। क्या क्या सुधार किया जा सकता है, एक तो सुधार किया जा सकता है कि ई मैक्सिमम को हम क्या कर दें, मिनिमाइज कर देते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे कि ये जो आपस में जो इनके करेक्टरिस्टिक्स है कुछ हद तक सही हो सके। तो पहला सुधार तो क्या है कि ई मैक्सिमम को कम कर दीजिए। दूसरा क्या किया जा सकता है कि यहाँ पे हम ग्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इस कर्व को इस तरह का बनाने की कोशिश करते हैं कि कम से कम थोड़ा तो ये क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। तो ये हो जाता है आपका ग्रेडिंग के अंदर। तो इसको भी हम समझेंगे कि डिफरेंट ग्रेडिंग्स में किस तरह का करेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। तो ये ग्रेडिंग ऑफ केबल अगर हम करते हैं तो इस तरह करेक्टरिस्टिक्स मिल जाता है। ठीक है, बट इनके कुछ अपने अपने ड्रॉबैक होते हैं, इसीलिए मैं आपको एक लास्ट में एक लाइन नोट कराऊंगा लेक्चर के एंड में कि प्रैक्टिकली
कोई भी मेथड हम यूज़ नहीं करते हैं जो हम अब आज स्टडी करेंगे, क्योंकि इन सभी मेथड्स को यूज़ करने में सिर्फ थ्योरेटिकल इंटरेस्ट के लिए हम इनको पढ़ लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकली यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए जो है कोशिश यही होती है कि ई मैक्सिमम जो है आपका मिनिमम रहे और जो है करेक्टरिस्टिक इस तरह का रहे। बस हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस में जो मटेरियल है उस तरह का यूज़ करेंगे कि वो इतना ज़्यादा ग्रेडियंट जो आपका इंसुलेशन है उसको उतना ज़्यादा फेल ना कर दे। बाकी थ्योरेटिकल इंटरेस्ट के लिए हम ग्रेडिंग ऑफ केबल टॉपिक की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशंस को अब डिस्कस करते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या बताया मैंने आपको, ई मैक्सिमम को कम करना। तो फर्स्ट सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, मिनिमाइज ई मैक्सिमम। इसके लिए हमको क्या करना होगा, ई मैक्सिमम जो है आप उसका पहले मैथमेटिकल, क्योंकि आप जानते हो किसी फंक्शन को मिनिमम करना है मैक्सिमम करना है तो पहले आपको उसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है, देन आप उसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है, फिर चेक करने के लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है। तो ये सिंपल सी टेक्निक है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह की प्रॉब्लम्स को मैथ में एक टर्म बोला गया है ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है किसकी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे या तो मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना है। हमारी प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी की प्रॉब्लम है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। अब ई मैक्सिमम आपका क्या आएगा, वी अपॉन आर लॉग ई बेस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, यही फॉर्मूला बनता है ई मैक्सिमम का। अगर हमें इससे मिनिमाइज करना है तो हमें कुल मिलाकर डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। तो मैथमेटिकली अपनी प्रॉब्लम क्या बन गई कि हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज कर देना है, यही प्रॉब्लम बनेगी। इसको मैक्सिमाइज करना है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, आर लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, इसको कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें करना है यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको जीरो करेंगे तो आप सॉल्व करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखवा रहा हूँ, क्या आंसर आएगा आपका, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कब, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आप करके देखिएगा, बहुत ईजी इक्वेशन है। इससे क्या आएगा, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर बाई ई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिलेशन से क्या समझ में आता है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी 2.1718, यानी कि मैं कैपिटल आर क्या लिख सकता हूँ 2.1718 स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ कि थिकनेस ऑफ केबल कितनी हो जाएगी, थिकनेस ऑफ केबल यानी कि टी, टी क्या होता है स्मॉल आर, ये टोटल क्या है कैपिटल आर, तो केबल की थिकनेस यानी कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की थिकनेस कितनी होगी, तो वो हम डालेंगे, कितनी हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या हो जाएगा 2.1718 आर माइनस आर, तो ये क्या निकल के आएगा 1.178 आर। तो ये हो गया आपका थिकनेस ऑफ केबल। तो ये समझ में आ गया आपको क्या रिलेशन है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बारे में आपसे ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आपका जो ई मैक्सिमम था वो मिनिमम हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ केबल, मोस्ट इकोनॉमिक साइज ऑफ केबल। ये वन लाइनर में आपके जो स्टेट जेई वगैरह एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इकोनॉमिक साइज ऑफ केबल क्या होती है, जिसमें कैपिटल आर बाई स्मॉल आर क्या होगा 2.178 होगा, यानी कि स्मॉल ई होगा। एक तरह से क्या है, सॉल्यूशन है किसको, ई मैक्सिमम को मिनिमाइज करने पे आता है जो, ठीक है। अब इस मेथड को जो यूज़ किया जाता है, हाँ ओनली 11 केवी तक इसको प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेफर्ड अप टू 11 केवी, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई वोल्टेज पे जाते हैं, हाई वोल्टेज पे हम जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी थिकनेस जो है वो कितनी रखनी है, आपको इतनी रखनी है 1.178 आर। तो इतनी थिकनेस के लिए आपको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, उस मटेरियल का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हो, हाई वोल्टेज पे डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपने जो थिकनेस है वो कम कर दी है, कम थिकनेस में आपको ज़्यादा हाई परमिटिविटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फॉर हाई वोल्टेज क्या होता है, कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रीज़न भी आप लिख सकते हो, बिकॉज लेस थिकनेस रिक्वायर्ड हाई रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किसके लिए है, ओनली 11 केवी के लिए इस मेथड को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमने अभी एक सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि और कौन से मेथड्स हैं, और उन मेथड्स में आपके कैटेगरी आती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ केबल। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो क्या था, आपने ई मैक्सिमम को मिनिमाइज कर दिया। सेकंड सॉल्यूशन आपका होता है वो होता है
ग्रेडिंग ऑफ केबल। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ केबल में ए पोर्शन क्या आएगा, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का क्या मीनिंग है वो समझिए। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको पता है कि प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एक्स। एक्स के साथ E वेरी कर रहा था, तो हमें क्या करना है, इस क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट करना है। इसको अगर हमने कांस्टेंट कर दिया किसी भी तरीके से, तो क्या फ़ायदा होगा, ये कांस्टेंट अगर हो जाती है तो आपको E कांस्टेंट हो जाएगा, और यही हमारा मकसद था। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम किसी मेथड के थ्रू ई आर एक्स के मल्टीपल को कांस्टेंट कर दें। एक्स को तो कांस्टेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स तो वेरी करेगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, स्मॉल आर टू कैपिटल आर। बट हम क्या कर सकते हैं, कुल मिलाकर ई आर एक्स को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। इसको कांस्टेंट करने का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं कि अगर हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो ई भी क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ई आर एक्स को कांस्टेंट करना। इसको कांस्टेंट करने का मतलब क्या है कि आपकी जो सपोज ये केबल थी, इसको हम थोड़ा इस तरह बनाते हैं, ये आपकी केबल थी कंडक्टर और ये सीथ हो गई है। इसको हम कुछ सिलेंडर्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज़ करेंगे, और हमने इस तरह से कुछ लेयर्स बना दी। इन लेयर से फ़ायदा क्या होगा, ये आर था, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, और ये हो गया आपका R4। यानी कि मैं इसको जो है आपका कैपिटल आर लिख देता हूँ सपोज, ठीक है। तो पहले तो क्या था, सिर्फ R2 R था। अब हमने क्या किया, बीच बीच में कुछ लेयर्स बनाई, और उन लेयर्स में डिफरेंट परमिटिविटी के मटेरियल को यूज़ कर लिया। यानी कि R1 के अंदर हमने एप्सिलॉन R1 मटेरियल को यूज़ किया, R2 के लिए हमने R2 यानी कि हमारा ये जो बीच में पोर्शन है, ये जो पोर्शन आ रहा है, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एप्सिलॉन R2 को यूज़ किया, और R3 के लिए हमने एप्सिलॉन R3 को यूज़ किया। इस तरह के हमने मटेरियल को यूज़ कर लिया। अब इनको यूज़ इस तरह से करना है कि जो आपका ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि R1 एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू R2 एप्सिलॉन R2 इज इक्वल टू R3 एप्सिलॉन R3, ये सब क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर ये कांस्टेंट होगा तो क्या होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये टोटल कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी कि कर्व आपको ऐसा नहीं मिलेगा। कर्व कैसा मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं। ये ऐसा होने से क्या हो रहा है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस पैदा होगा। पहले कैसा आ रहा था, इस तरह का आ रहा था, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको सबको इक्वल कर दिया, ER1, ये वाली पॉलिसी हमने यूज़ की। इससे क्या होगा कि पहले क्या होगा, इस तरह से इंक्रीज होगा। सपोज हम अलग से बना लेते हैं इसको। पहले क्या हुआ, इस तरह से इंक्रीज हुआ, कहाँ तक, R1 तक गया, ठीक है। स्मॉल r से R1 तक ये आपका जा रहा है, सपोज ये R1 है, R1 तक गया। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, अब अगेन क्या होगा, ये बढ़ना स्टार्ट होगा, इस तरह से बढ़ेगा। बट हमें पता है कि एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सॉरी क्या रिलेशन हमने लिखा है, एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाई बाई R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 मल्टीप्लाई बाई R2। यानी कि जैसे ही R2 तक पहुंचेगा तो ER1 जो था यहाँ पे तो रिलेशन इस तरह का आएगा, बट अगेन क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगी, दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इक्वल क्यों हुई, क्योंकि हम जानते हैं ER1 इज इक्वल टू ER2 फिर अगेन इंक्रीज होगा, बट अगेन क्या होगा, ER3 पे जाके क्या हो जाएगा, अगेन सेम हो जाएगा। तो पूरी तरह से सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, बट हमारी कोशिश क्या रही कि इसको कुछ हद तक सिमेट्रिक हमने कर दिया। क्योंकि पहले रिलेशन कैसा था, पहले इस तरह से बढ़ता है रिलेशन, अब कैसा हो गया, इस तरह से रिलेशन अपने पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, कैपिटल आर तक पहुँच जाएंगे। ये रिलेशन हमें मिल गया किस में, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में। इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसे इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं कैसे मेथड से हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, x की वैल्यू यानी कि 1 2 4 रही, सपोज R1 R2 R3 क्या है, 1 2 4 यूनिट में कुछ भी है, हमने उसके अकॉर्डिंग ER मटेरियल को यूज़ किया। पहले के लिए हमने यूज़ कर लिया 10 को, अगेन 5 को, देन हमने 2.5 को। क्यों, क्योंकि जिससे इसका मल्टीपल क्या रहे, सेम रहे। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं, और यही आपका क्या है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हो गई है कि हर केस में ई मैक्सिमम जब आ रहा है आपका, यानी कि इस पे जो आपका आ रहा है उसको सपोज मैं बोल देता हूँ ई मैक्सिमम 1, ई मैक्सिमम 1। R2 पे जो आ रहा है उसको मैं बोल देता हूँ ई मैक्सिमम 2। R3 पे जो आ रहा है उसको बोल देता हूँ मैं ई मैक्सिमम 3। R पे जो आ रहा है उसको मैं बोल देता हूँ ई मैक्सिमम 4, ऐसे एज इट इज़। यानी कि हमने हर, पहले क्या था, सिर्फ स्मॉल r पे ई मैक्सिमम आ रहा था और कैपिटल R पे मिनिमम आ रहा था। अब क्या होगा, हर लेयर पे जाके एक बार मैक्सिमम आएगा अगेन से, ठीक है। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमने इक्वल कर दिया।
कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में हमने क्या किया, इन सबको क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। यही तो पॉलिसी रही थी। ई मैक्सिमम जितने भी थे उन सबको क्या किया हमने, इक्वल करके रख दिया। उसी पॉलिसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया, यानी कि आपने R1 और R2 पे जो वैल्यू आ रही थी उसको सेम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैथमेटिकल रिलेशन हम लिख सकते हैं कि आप जानते हो V क्या होता है। अगर सपोज ये ई मैक्सिमम 1 ई मैक्सिमम 2 अलग अलग होते तो V क्या आता। V का एक बेसिक फॉर्मूला हमने क्या देखा था, V इज इक्वल टू ई एक्स लॉग ई कैपिटल R बाई स्मॉल r। यही फॉर्मूला हमने देखा था V के लिए एक फॉर्मूला। इसको हमने किसी अदर फॉर्म में क्या लिखा था एग्जैक्टली, हमने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला जो लिखा था वो लिखा था आपने V इज इक्वल ई इज इक्वल टू V बाई एक्स लॉग ई, V बाई एक्स लॉग ई कैपिटल R बाई स्मॉल r। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फॉर्मूले को। तो अब आपके पास एक बेसिक रिलेशन ये भी बन गया, सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ किया है। इसके थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि V किसके इक्वल हो जाएगा, ई मैक्सिमम 1 R लॉग ई स्मॉल r1 बाई r। ठीक है, प्लस अब क्या आएगा यहाँ पे, ई मैक्सिमम 2 R1 x आता है, x की जगह क्या आएगा, R1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग ई R2 बाई R1। इसी तरह से क्या बनेगा, ई मैक्सिमम 3 R2 लॉग ई कैपिटल R3 बाई R2। ठीक है, इस तरह का रिलेशन आपको मिल जाएगा। अगर सपोज हम साइज इतनी लेकर के चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, R3 की जगह कैपिटल R भी पुट कर सकता हूँ। ये रिलेशन लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि आपकी सपोज ये कंडक्टर था, ये आपकी R1 डिस्टेंस थी, ये थी क्या R2, और ये थी कैपिटल R। ये डिस्टेंस समझिए, इस तरह से बना सकते हैं हम। ये स्मॉल r हो गई है, ये हो गई है R1, ये हो गई है R2, और ये हो गई है कैपिटल R। अगर मुझे निकालना है पहले कहाँ से कहाँ तक, पहले निकालना है मुझे R1 से R तक, तो इस एरिया में, यानी कि इस वाले एरिया में बात किस एरिया की कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर देते हैं, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। सपोज इसको हाईलाइट करेंगे, ये आपका एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इस एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं ई मैक्सिमम 1 क्या लिखूंगा, ई जो आपका वी है जो ई मैक्सिमम 1 के अकॉर्डिंग आएगा वो क्या आएगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू ई एक्स लॉग ई कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये जनरल फॉर्मूला था, बट यहाँ पे कैपिटल R की जगह क्या पुट रख देंगे, स्मॉल r1 पुट कर देंगे। ये आपका R ही रहेगा, और x की जगह क्या आ जाएगा, कब होता है मैक्सिमम ई मैक्सिमम कब होगा, जब r क्या हो, x क्या हो मिनिमम, x मिनिमम क्या होगा स्मॉल r, तो इसकी जगह r पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, फर्स्ट क्वांटिटी मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वांटिटी बनाई है, इसी तरह से थर्ड क्वांटिटी बनाई है, तो ये हम v को लिख सकते हैं। बट अभी हमने देखा कि हमने कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या सॉल्यूशन निकाला, इफ़ ई मैक्सिमम 1 इज इक्वल टू ई मैक्सिमम 2, यही तो हमने किया है, सबको इक्वल कर दिया, ई मैक्सिमम 3, तो आपकी जो वोल्टेज है वो क्या आएगी, ई मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई स्मॉल r लॉग ई R1 बाई R प्लस R1 लॉग ई R2 बाई R1 प्लस डैश 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 R2 लॉग ई कैपिटल R बाई R2। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आपने क्या किया, ई मैक्सिमम सेम था तो हमने क्या लिया, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, लास्ट वाली इक्वेशन में ही कर लेते तो हमें डैश डैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट वाली में इतना ही था तो हमने ये पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास V आ गया। तो यहाँ पे जो V है वो कैसी वैल्यू है, पीक वैल्यू है। ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं फॉर्मूला तो लिखवा देता हूँ बट बाद में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो उसके लिए मैंने अभी बता दिया है कि ये क्या है, पीक वैल्यू है। क्यों है पीक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ई हमने कौन सा यूज़ किया है, मैक्सिमम यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज भी किस में आएगी, पीक में आएगी। आरएमएस में तो नहीं आ सकती है ना, क्योंकि ई अगर मैक्सिमम है तो वी भी मैक्सिमम टर्म्स में आएगा। अगर ई आरएमएस में होता तो वी भी आरएमएस में आता। अब यहाँ पे मैक्सिमम की टर्म्स में है तो क्या होगा, ये पीक वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये मेथड हो गया कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इस मेथड को भी हम अप टू 33 kV ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो ग्रेडिंग का मेथड है वो आता है आपका, सेकंड मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड का नाम है आपका इंटरसीथ ग्रेडिंग। इंटरसीथ ग्रेडिंग, इंटरसीथ ग्रेडिंग, इंटरसीथ ग्रेडिंग को भी हम यूज़ करते हैं, यूज्ड अप टू ओनली 33 kV। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है पहले नोट कर लीजिएगा आप, डिफरेंट लेयर्स ऑफ शीथ
between conductor and outermost sheath and outermost sheath, external tap changing transformer is provided for maintaining the uniform electric field, for maintaining the uniform electric फील्ड। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आपका पहले तो कंडक्टर प्लेट कौन सी होती थी, एक तो आपका केबल होती, एक तो कंडक्टर होता था और एक सीथ होती थी। अब हमने क्या किया, लास्ट में तो हमने बीच बीच में कैपेसिटेंस बनाए, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट परमिटिविटी की वैल्यू पुट की। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने कंडक्टर लेयर्स यानी कि सीथ जैसी और बीच बीच में कुछ प्लेट्स यूज़ की, और उन प्लेट्स को किससे कनेक्ट कर दिया, उन प्लेट्स को कनेक्ट किया आपने एक्सटर्नल टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर से। इससे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटर्नल टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर से हम वोल्टेज का लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका ई मैक्सिमम था यहाँ पे कम हो गया, हम उसको वापस से मेंटेन कर रहे हैं वैल्यू पे। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ है उसको वापस से हम मैक्सिमम पे लेके जाते हैं, फिर अगेन मैक्सिमम पे ले जाएंगे, अगेन मैक्सिमम पे ले जाएंगे। मैथमेटिकली कैसे समझेंगे हम इसको, ई का फॉर्मूला क्या था, वी अपॉन एक्स लॉग ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे x की वैल्यू वेरी कर रही है, हम वोल्टेज की वैल्यू को भी क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे x की वैल्यू आउटर मोस्ट पे जाएगी, हम उसको अगेन क्या करेंगे, टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज की वैल्यू पुट कराएंगे, जिससे कि e वापस से क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इसको और अच्छे से समझना है तो आप इसको करेक्टरिस्टिक से समझ सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, पहले इस तरह से इंक्रीज होगा, फिर कहाँ तक के लिए, आर तक के लिए, यानी कि आर रेडियस है, आर से कहाँ तक के लिए, R1 के लिए, फिर कैपिटल आर तक पहले इस तरह इंक्रीज होगा। फिर हमने इसको क्या कर दिया, जैसे ही ये आर से R1 तक पहुंचा, हमने क्या कर दिया, इसको टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दिया। तो वापस से क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, जिससे कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से सेम आ जाएगी। तो सेम होगी तो अगेन क्या हो गई वैल्यू आपकी, इतनी आ गई। फिर अगेन कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आपका कहाँ तक पहुँचेगा, कैपिटल आर तक पहुंचेगा। तो इस तरह का यहाँ पे कर्व बनते जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं हम, वापस से ई मैक्सिमम पे वैल्यू को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, बीच बीच में हमने कई सारी कंडक्टर प्लेट लगा दी और उन प्लेट्स को एक्सटर्नल टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि वोल्टेज का लेवल मेंटेन कर दिया जाए और ई की वैल्यू क्या हो सके, कांस्टेंट हो सके। तो ये सब मेथड्स आ जाते हैं आपके ग्रेडिंग के अंदर। तो दो टाइप की ग्रेडिंग हो गई है, कौन कौन सी, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटरसीथ ग्रेडिंग। तो अभी तक जो जो हमने डिस्कस किया है उन सब में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। कि हमने कुछ फॉर्मूले देखे, ई के लिए फॉर्मूला देखा, वी के लिए कुछ फॉर्मूले देखे, हमने कैपेसिटेंस निकाला, रेजिस्टेंस निकाला इंसुलेशन के लिए, हमने डायलेक्ट्रिक एंगल जो आपका 10 डेल्टा था वो निकाला, उसकी वजह से जो डायलेक्ट्रिक लॉस होता है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये सब फॉर्मूले आपके किस में आते हैं, केबल के अंदर आते हैं। फिर हमने केबल में समझा क्या होता है, डायलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो जो केबल में, सॉरी नॉट डायलेक्ट्रिक लॉस, जो डायलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस जो बनता है, डायलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस जो केबल में बनता है, उसके सॉल्यूशंस निकाले। उसके सॉल्यूशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हमने क्या किया, ई मैक्सिमम को मिनिमाइज किया, इससे हमें क्या मिली, इकोनॉमिक साइज ऑफ केबल मिली, जिसको हमने कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई रख दिया। फिर हमने सेकंड सॉल्यूशन क्या निकाला, ग्रेडिंग निकाला। ग्रेडिंग में हमने दो तरह की ग्रेडिंग की, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और इंटरसीथ ग्रेडिंग। ठीक है, दोनों के हमने ड्रॉबैक देखे, दोनों के बारे में हमने लिखा कि कितनी वोल्टेज तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब प्रैक्टिकली हम जो केस है वो प्रैक्टिकली क्या होता है कि केबल ग्रेडिंग ओनली किसके लिए पढ़ा जाता है, थियोरेटिकल इंटरेस्ट के लिए पढ़ा जाता है। प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि केबल को आपको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाना होता है, और बीच बीच में आप अगर टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर कनेक्ट करोगे तो उससे उसको ट्रांसपोर्टेबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ के। तो यहाँ पे इसलिए हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं लास्ट में, इस टॉपिक का एंड का पॉइंट क्या होगा, केबल ग्रेडिंग इज ऑफ, केबल ग्रेडिंग इज ऑफ theoretical theoretical interest only, practical difficulties, practical
difficulties are encountered in the application of grading method. तो केबल से रिलेटेड हमने ज़्यादातर पॉइंट्स देख लिए हैं, अब दो पॉइंट्स और हम डिस्कस करेंगे। एक तो होता है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होता है, एक ट्रांसपोजिशन क्या होती है। तो बॉन्डिंग तो हम ओनली पावर केबल्स में यूज़ करते हैं, और जो आपकी ट्रांसपोजिशन आएगी वो आपकी ओवरहेड लाइन में भी यूज़ की जाएगी। तो ट्रांसपोजिशन के अंदर जो इंडक्टेंस निकालते वक्त कैसे बैलेंस करता है, मैथमेटिकली कैसे बैलेंस करता है, वो हम अंडरग्राउंड केबल में नहीं स्टडी करेंगे, वो हम पढ़ेंगे ओवरहेड लाइंस में। अभी हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे कि अंडरग्राउंड केबल में ट्रांसपोजिशन क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है, और बॉन्डिंग क्या होती है और इसको क्यों किया जाता है। तो दो टर्म्स और हैं, वो भी हम डिस्कस करके केबल को फिनिश करते हैं, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंसुलेटर को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब बॉन्डिंग को। तो बॉन्डिंग ऑफ केबल क्या है, बड़ा इजी सा टॉपिक है, बस आपको समझना है क्या है, क्योंकि यहाँ से आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन सकता है स्टेट एग्जाम्स में। तो बॉन्डिंग ऑफ केबल, बॉन्डिंग ऑफ केबल में क्या करना है आप समझते हैं हम। देखिए, केबल है, अंडरग्राउंड चल रही है, तो केबल में केबल और ओवरहेड लाइन का डिफरेंस क्या होता है। ओवरहेड लाइन में ओनली कंडक्टर होता है, केबल में कंडक्टर के साथ शीथ होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमने डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर्स में। तो केबल में क्या होगा, सपोज आपकी जो केबल है वो, ये आपका एक कंडक्टर है एक केबल का, और ये इसकी शीथ है। ये तो हो गया आपका सिंगल फेस, यानी कि हम इसको बोल देते हैं ये आपका आर था। आर का मतलब समझ रहे हो आप, तीन फेस हैं आर बाई बी, उनमें से आर फेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका आर फेस था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया वी आर वोल्टेज से, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे फिल किया हुआ है। उसके पास में इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट है, आई आर करंट फ्लो करेगा, और ये आपकी होगी सीथ वन, यानी कि जो आर फेस की सीथ है उसको एस वन लिख दिया मैंने। उसके पास में ही दूसरी केबल और जाएगी, क्योंकि एक फेस तो होगा नहीं, थ्री फेस लाइन जाएगी, तो दूसरी जो केबल है उसकी सीथ है ये। ठीक है, और यहाँ पे हो गया दूसरी केबल का कंडक्टर हो गया, और अगेन उसकी आउटर सीथ आ गई। तो ये दो केबल्स हो गई हैं। ठीक है, दो सिंगल कोर केबल हैं, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। अगेन ये वाई फेस हो गया, सपोज ये वाई लिख देते हैं, यहाँ पे वी वाई हो गया। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो क्या हो गया, आई वाई हो गया, और ये सीथ हो गई एस टू। तो अब ये दोनों जब आसपास होती हैं तो क्या होता है, पहले वो समझेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर उसमें हम देखेंगे बॉन्डिंग क्या चीज़ है। तो ये दोनों जब होता है तो क्या होगा, इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट जो होगा, और इसी तरह से इस वाली केबल में भी होगा, क्योंकि इस केबल में यहाँ पे सपोज डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, और हम जानते हैं सीथ कैसा मटेरियल है, कंडक्टिव मटेरियल होता है, सीथ भी कंडक्टिव मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से क्या बनेगा, इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या करेंगे, दोनों म्यूचुअल जो फ्लक्स बने, दोनों म्यूचुअल फ्लक्स क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इंटरफेरेंस करने की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम तो क्या हो गई, यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स बनता है, म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे दोनों फ्लक्सेस का। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होने वाली है कि जो ये फ्लक्स है किस में क्रॉस कर रहा है, ये जो आपकी सीथ है इसको क्रॉस कर रहा है। और हम बेसिक सा मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जानते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, नॉट करंट कैरिंग, जब कोई कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, और वो पहले वोल्टेज इंड्यूस होती है, अगर उसको पाथ मिल जाता है तो करंट इंड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पहले हम लिखेंगे कि करंट था, करंट तो आपको समझ में आ गया, आई आर और आई वाई फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से फ्लक्स बना, और उस फ्लक्स के बीच में कौन आ गया, उस फ्लक्स के बीच में आ गई आपकी सीथ आ गई। तो सीथ कंडक्टर है और उससे फ्लक्स कट कर रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वजह से फ्लक्स है। तो वहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो क्या लिखेंगे हम, करंट की वजह से क्या बना, फ्लक्स बना। फ्लक्स कौन सा, फ्लक्स से म्यूचुअल फ्लक्स हुआ, म्यूचुअल फ्लक्स से इंटरफेरेंस हुआ, और फ्लक्स जब आपके लिंक करेगा, किसको लिंक करेगा, कंडक्टर को लिंक करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगी। और जब वोल्टेज इंड्यूस होगी तो क्या होगा, जो आपकी सीथ थी उसमें ओवर हीटिंग होगी, हीटिंग इफेक्ट होगा। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे आर्किंग हो सकती है, क्योंकि दोनों सीथ है, दोनों सीथ के बीच में वोल्टेज डिफरेंस अगर पैदा होगा तो यहाँ पे आर्किंग भी
हो सकती है। तो इस आर्किंग की प्रॉब्लम, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है वो हम समझते हैं। तो पहले हम इसको हटाएंगे। ये शो करने के लिए आप ये समझ रहे हो, दो सर्किल दिख जाएंगे, आप उसे समझ जाओगे जब आप बाद में कभी स्टडी करोगे, नोट्स में देखोगे कि फ्लक्स बन रहा था, बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे करंट, जो आपका कंडक्टर था उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रही थी फ्लक्स की वजह से, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से, और ये वोल्टेज की वजह से ओवर हीटिंग हो रही थी और यहाँ पे आर्किंग का खतरा भी इंड्यूस हो गया था। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है वो देखते हैं हम। देखिए, इन दोनों केबल्स को आपस में मेटल लिंक से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये क्या है? एक मेटल लिंक से, जिससे इनको हमने कनेक्ट कर दिया है। इसको हम बोलते हैं इन दोनों को मेटल लिंक। तो इनको हमने क्या किया है? मेटल लिंक से कनेक्ट कर दिया है। मेटल लिंक से कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे कोई आर्क इंड्यूस नहीं होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। अब क्या होगा, जो भी करंट है वो कैसे फ्लो करेगा? इन दोनों सीथ के बीच में फ्लो करेगा। जो वोल्टेज इंड्यूस हुई थी वो क्या करेगी, उससे करंट होगा और करंट फ्लो होगा, क्योंकि हम एडी करंट में भी यही पढ़ते हैं, कोई कंडक्टर अगर चेंजिंग फ्लक्स के बीच में आता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होती है, तो उसको पाथ मिल जाता है तो करंट बन जाता है, अदरवाइज वो उसी के अंदर सर्कुलेटिंग करंट बना लेता है। अब यहाँ पे हमने इसको एक पाथ बना दिया मेटल लिंक की वजह से, इस तरह से करंट फ्लो कर सकता है। तो करंट को फ्लो करके हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। बाकी ये जो लिंक हैं ये क्या है? मेटल के लिंक है, जिन्होंने दोनों केबल्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, उनकी सीथ को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, सीथ को आपस में सेम पोटेंशियल पे रखा हुआ है, जिससे कि आर्किंग ना हो सके। ठीक है, तो ये होता है बॉन्डिंग। इसी को हम, इसी टर्म्स, इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं, इसी मेटल लिंक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग। अब इससे हुआ क्या, यहाँ पे करंट फ्लो करने लगा, जिस करंट को हम बोलेंगे मेटल, या फिर बेस्ट जो होगा इसको हम लिखेंगे सीथ में। अगर ये फ्लो कर रहा है तो हम लिख देंगे सीथ सर्कुलेशन करंट, सीथ सर्कुलेशन करंट। अभी सीथ सर्कुलेशन करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग इंड्यूस हो रही है और हीटिंग की वजह से यहाँ पे लॉस भी होंगे, बट हमें ये करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करते तो आर्किंग हो सकती थी, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाता। तो बॉन्डिंग के फायदे हैं, एक नुकसान भी हुआ कि सीथ सर्कुलेशन करंट की वजह से जो है आपका लॉस होने लगा, बट उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मोर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए। तो इसकी एप्लीकेशन हम लिख लेते हैं। तो बॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या है? दो केबल को मेटल लिंक के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया, सिंपल मीनिंग है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो गई? बॉन्डिंग, यानी कि मेटल लिंक से हमने इसको क्या किया? कनेक्ट किया। ठीक है, इसमें क्या एडवांटेज हुए इसके? फर्स्ट एडवांटेज है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस रिड्यूस्ड हुआ। सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ? यहाँ पे आर्किंग रिड्यूस हुई। ठीक है, दोनों एडवांटेज हमने बॉन्डिंग के देख लिए। तो बॉन्डिंग टर्म्स अगर आपसे केबल से रिलेटेड पूछ ली जाती है तो आप इसका मीनिंग समझ चुके हो। एक और टर्म्स आती है ट्रांसपोजिशन टर्म्स, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था ओवरहेड लाइन में इसको फिर से डिस्कस किया जाएगा, बट हम केबल के रेफरेंस से भी इसको एक बार देख लेते हैं। तो ट्रांसपोजिशन, पहले इसका मीनिंग लिख लीजिए। ट्रांसपोजिशन में क्या इसका मीनिंग है, क्यों किया जाता है? फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑल दी फेस एंड रिड्यूसिंग दी रेडियो इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है समझिए। यहाँ पे किया क्या जाता है कि जो आर फेस है, सपोज ये आर फेस है, ये आपका वाई फेस लाइन है और ये आपकी बी है। तो ये आर हो गया, वाई हो गया और ये बी हो गई। तो इसकी पोजीशन को, हर कंडक्टर की पोजीशन को, हर केबल की पोजीशन को चेंज किया जाता है एक इंटरवल के बाद। और उस चेंजेस से होता क्या है कि सारे फेस बैलेंस होते हैं। अगर सपोज यहाँ पे कोई कंडक्टर की लाइन जा रही होती, कोई पावर लाइन जा रही होती, कोई कम्युनिकेशन लाइन जा रही होती, तो उसमें आर की वजह से कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होता, वाई की वजह से, बी की वजह से। अगर ये सेम पोजीशन पे होते तो ये इंटरफेरेंस बैलेंस नहीं हो पाता, बट ये डिफरेंट पोजीशन पे होंगे तो इनकी वजह से जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आर की वजह से होगा। फिर अगर हम यहाँ पर आर को अब सेकंड पोजीशन पे कहाँ पे ले आते हैं? इस पोजीशन पे ले आते हैं।
अब आर आपका कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, आर की पोजीशन को इस पोजीशन पे ले जाएंगे, बी वाले केस में ले जाएंगे, ठीक है। तो आर को हमने चेंज किया है, क्यों किया है, जिससे सारे फेस क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं और रेडियो इंटरफेरेंस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। इसको हम मैथमेटिकल भी समझेंगे, कब, जब हम ओवरहेड लाइन के अंदर इंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोजिशन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया है कि क्या किया गया है, आर की पोजीशन को चेंज किया गया है। उसी तरह से हम वाई की पोजीशन को भी चेंज करते हैं, यानी कि हर फेस को तीनों पोजीशन बराबर बराबर मिलेंगी, ठीक है। अब ये, अब यहाँ वाई अब आपका इस वाली पोजीशन में आ चुका है, तो कौन सी पोजीशन बच गई, ये वाली। तो अब क्या करेंगे, हम वाई को ये वाली पोजीशन दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से अब बी को हम कौन सी पोजीशन देंगे, अब बी आपका आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। फिर अगेन क्या होगा, बी आपका आ गया मिड पोजीशन पे। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनको ट्रांसपोजिशन दी। आर अब आपका जो है तीनों पोजीशन पे आ चुका है, इसी तरह से वाई भी तीनों पोजीशन पे आ गया है और बी भी तीनों पोजीशन पे आ गया है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन। इसको और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा ओवरहेड लाइन में। अब जो है आपका ये तो ट्रांसपोजिशन है, इसी के अंदर अगर हम दिखाना चाहें आपके जो बॉन्डिंग है, तो उसको कैसे दिखा सकते हैं, आपस में जो फेसेस के जो सीथ हैं वो क्या होते हैं, मेटल लिंक से कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपकी बॉन्डिंग भी मैंने यहाँ पे शो कर दी है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे शो गई है, बॉन्डिंग भी और ट्रांसपोजिशन भी। तो इसको हम लिख देते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। और ये ट्रांसपोजिशन जो हम कर रहे हैं, ये सब क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन है। एक और टर्म है जो कई बार आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जा सकती है, वो होती है बैरल। जो आपका एक ये लिंक होता है पूरा कंप्लीट, एक जो ये लिंक है, इसको हम बोलते हैं बैरल, ठीक है। तो बॉन्डिंग, ट्रांसपोजिशन, बैरल। बॉन्डिंग मेटल लिंक है, ट्रांसपोजिशन क्या है कि इनकी जो पोजीशन है उसको हम बार बार चेंज कर रहे हैं जिससे फेस बैलेंस हो सके। और बैरल क्या है, एक कंप्लीट सेट को हम क्या बोल देते हैं, बैरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका केबल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर करा दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में जब हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर को देखेंगे, फिर हम सेग एंड टेंशन देखेंगे, फिर आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ हम सेक्शन 1 से जितने भी टॉपिक्स थे उन सब टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।